की वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के अनसार्ड का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 4। ठीक है, अगर सेट नंबर आपने 1, 2, 3 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको सीरियल से सभी वीडियो मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास सेट नंबर 4 है। कोड कौन सा है हमारे पास? एफ बी है। यहाँ पर देखिए खंड आ देखिए, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। पहला देखिए का, पहले का देखिए, किस भौतिक राशि के मात्रक, ठीक है, यूनिट कौन से? वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही हैं। तो भौतिक राशि यहाँ पर कौन से? विभवांतर है, विद्युत फ्लास्क है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए कैसे होता है ये बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर। ई बराबर हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला? एक ई बराबर होता है हमारे पास बी अपॉन डी। ठीक है, ई बराबर क्या होता है? एक बी अपॉन डी फार्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक बी अपॉन डी होता है। तो इसके लिए मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास? वोल्ट और प्रति मीटर, यानी कि वोल्ट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वी क्या होता है? विभवांतर। डी क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा इसका मात्रक, वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ई बराबर एफ अपान क्यू। ई बराबर एक हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ई बराबर होता है एफ अपान क्यू यहाँ पर। ठीक है, एफ का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। एक होता है हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम मात्रक, दो होते हैं फार्मूले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर होता है बी अपॉन डी, और ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू होता है। ये फार्मूले ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, एक वोल्ट प्रति मीटर होता है, एक न्यूटन प्रति कूलम होता है। दो फार्मूले से दो मात्रा निकल कर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है वोल्ट प्रति मीटर दिया है यहाँ पर, राइट। फिर दिया है न्यूटन प्रति कूलम, किसके होते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, वो कठिन क्वेश्चन आया था बताइए? कुछ नहीं आया था कठिन। फिर देखिए, फिर बोला गया किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता हमेशा रट लेना जीरो होता है। क्या किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर क्या होता है? जीरो होता है। रटने की जरूरत नहीं, बस मालूम होना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन बोला गया है गा बोला गया पी एन संधि के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो डायोड के एन सिरे पर माइनस के 2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में चालन होगा, चालन नहीं होगा, भंजन हो जाएगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या करा, क्या बोला? पी एन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। एक पी एन संधि डायोड है हमारे पास। पी एन संधि डायोड का सिंबल किस टाइप से होता है? देखिए पी एन संधि डायोड का सिंबल आया था बनाने के लिए सेट नंबर 1 में शायद किया था, सेट नंबर 1 या 2 में किया था। पी एन संधि यानी कि सेट नंबर 1 में ही पी एन संधि डायोड का सिंबल बनाया था हमने। इस टाइप से होता है पी एन संधि डायोड का सिंबल यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से होता है, इसी टाइप से होता है यहाँ पर, इसी टाइप से होता है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से होता है, एक पी एन संधि डायोड का सिंबल होता है यहाँ पर। ये क्या होता है हमारे पास? एन होता है, ये वाला क्या होता है हमारे पास? पी होता है, राइट। ठीक है, एक एन होता है, एक पी होता है। लेकिन एन को इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर? देखिए पी एन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। पी सिरे को किससे जोड़ देंगे यहाँ पर? पी सिरे को, देखिए पी सिरे को किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से जोड़ दिया हमने। ठीक, पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए यहाँ पर, पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब डायोड के एन सिरे पर माइनस के 2 वोल्ट का विभव लगता है। डायोड के एन सिरे पर क्या लगता है? माइनस के 2 वोल्ट का। इस पर इधर क्या लगता है? माइनस के 2.2 वोल्ट का क्या लगता है हमारे पास? विभव लगता है यहाँ पर। ठीक है, विभव लगता है। माइनस के 2.2 का क्या लगता है? विभव लगता है। विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा? चालन होगा, चालन नहीं होगा, भंजन हो जाएगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर समझिए, क्या समझिए? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी से जोड़ दे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी का वोल्टेज कितना होता है? विभव जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बोला पी एन साइन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो पी सिरे को, इसको पृथ्वी है यहाँ पर, क्या है? पृथ्वी है यहाँ पर, अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी। इसको पृथ्वी से जोड़ दो, इसका विभव कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका विभव का माइनस कितना? माइनस का 2.2 वोल्ट। देखिए जीरो बड़ा होता है कि माइनस वाली संख्या बड़ी होती है? आप बताइए, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ईमानदारी से बताना। जीरो बड़ा होता है कि माइनस के 2.2 बड़ा होता है? हमेशा ध्यान रखना, जीरो बड़ा होता है। क्या होता है? जीरो बड़ा होता है, और 2 माइनस वाली संख्या सबसे छोटी होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मतलब कि माइनस वाली संख्या बड़ी होती है कि जीरो बड़ा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना जीरो संख्या, माइनस वाली संख्या सबसे सूक्ष्म होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो जीरो वोल्ट क्या होगा हमारे पास? बड़ा होगा। ठीक है, किससे ग्रेटर देन होगा? किससे होगा? माइनस के 2.2 वोल्ट से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा यहाँ पर, बड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बड़ा होगा यहाँ पर। देखिए तो बड़ा होगा, तो हमारे पास ये डायोड होगा, किसमें होगा? किसमें हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा यहाँ पर। किसमें हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइज में। अग्रमणित क्या होता है? जब पी एन संधि डायोड के पी क्रिस्टल को बाह्य, पी क्रिस्टल को बाह्य बैटरी की धन सिरे से मान लीजिए धन सिरा है,
धन सिरा यहाँ पर पॉजिटिव, इसका मतलब इसके आगे पॉजिटिव लगा सकते हैं यहाँ पर। जब पी क्रिस्टल को बायोमेट्रिक के धन सिरे से, धन सिरे यानी कि अग्रगामी की परिभाषा क्या होती है हमारे पास, जब पी क्रिस्टल को बायोमेट्रिक के धन सिरे से इन क्रिस्टल को बायोमेट्रिक के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, इन क्रिस्टल को ऋण सिरे से जोड़ दिया तो हमारे पास डायरेक्ट क्या होता है, अग्रगामी होता है। अग्रगामी क्या होती है, धारा हमारे पास प्रवाहित होती है, क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें चालन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, वो कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्टेबल है। अगर कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पर बोला गया घा में बोला गया M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन पर यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, तो इस संदर्भ में संबंध होगा। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए M1 एवं M2, M1 है एक द्रव्यमान, M1 है एक द्रव्यमान M2 है। द्रव्यमान के दो नाभिक हैं, क्या है, दो नाभिक है। संलयन पर यम द्रव्यमान का एक नाभिक, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक नाभिक बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं, दोनों दो द्रव्यमान मिलते हैं, ठीक है। संलयन जो संलयन करके बनाते हैं एक यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, ये प्रक्रिया होती है, इसमें क्या ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, ऊर्जा भी निकलती है, उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में संबंध होगा, क्या होगा, M1 प्लस M2 इक्वल टू 0 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का योग, दो द्रव्यमानों का योग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का यानी कि यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं, इनकी इसके बराबर हो जाएगा। M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M के हो जाएगा, M1 प्लस M2 इज लेस देन M हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, क्या रखना, देखिए M1 प्लस M2 का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा M से, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा M से हो जाएगी, इससे बड़ा आएगा M1 प्लस M2 का मान यहाँ पर, ठीक है। हमेशा देना, इससे बराबर नहीं हो सकता है, M1 प्लस M2 M से छोटा नहीं हो सकता यहाँ पर, तो इससे M से क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए फोटॉन का गति द्रव्यमान का सूत्र है। देखिए हमने पीछे लिखवाया था, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कराया तो उसी में लिखवाया था हम, देखिए इसमें आ भी गया था, हमने सेट चेक नहीं किया था, हमें मालूम था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पूछा भी गया था 2024 में, इसमें हमने बताया था क्वेश्चन में। देखिए सेट नंबर 2 में आप देखना, अपने नोट्स में हम लिखवाया था ये वाला, इसमें लिखवाया था हमने ये क्वेश्चन, यहाँ पर लिखवाया था फोटॉन का समय क्वेश्चन ये सोल्व कराया था, उसी में लिखवाया था ये क्वेश्चन हमने, ठीक है। उसी में हमने क्वेश्चन लिखवाया था फोटॉन का गति द्रव्यमान का सूत्र, लेकिन वहाँ पर और तरीके से लिखवाया था। वहाँ पर किस तरीके से लिखवाया था हमने, देखिए वहाँ पर गति द्रव्यमान का सूत्र किस टाइप से, किस फार्मूले से लिखवाया था हमने, ये वाला फार्मूला लिखवाया था, h/c² लिखवाया था, या इसी को लिखवाया था हमने E/c², इतना लिखवाया था। यहाँ पर कभी कभी इतने भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इन्होंने 2024 में देखिए सिंप्लीफाई करके दे दिया था यहाँ पर। देखिए सिंप्लीफाई, देखिए इसको ले लीजिए यहाँ पर, देखिए हमारे पास क्या m बराबर क्या हमारे पास h/c² है, यहाँ पर है कि नहीं है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, C/न्यू लिखा हुआ, एक फार्मूला होता है हमारे पास न्यू बराबर, देखिए न्यू बराबर क्या होता है, C/λ होता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर h/c² हो जाएगा, मल्टीप्लाई न्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, C/λ लिख देंगे। देखिए एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h/c² आ जाएगा यहाँ पर, h/c² आ जाएगा। देखिए h/c² आ जाएगा, देखिए h/c² ऑप्शन नंबर देखिए चौथा दिया गया यहाँ पर। कितना सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 4 क्वेश्चन, देखिए एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलम आवेश है। यहाँ पर एक खोखला धात्विक गोला है, गोले के अंदर है, गोले पर हम जानते हैं गोले के पृष्ठ पर ही आवेश होता है, अंदर होता है, अंदर 0 आवेश होता है, हमें मालूम है। जब गोस की प्रमेय यहाँ पर पढ़ाई थी मैंने बताया था, देखिए गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था यहाँ पर, सेट नंबर शायद 2 था, 3 था यहाँ पर, 2 में पढ़ाया था हमने गोस की प्रमेय का अनुप्रयोग, इसमें पढ़ाया था हमने, बताया था गोले के अंदर यहाँ पर गोले के पृष्ठ पर गोला बनाते हैं इस टाइप से। देखिए गोला यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर इस टाइप से, यहीं पर समझ लीजिए इधर, देखिए इस टाइप से गोला बनाते हैं यहाँ पर, इस टाइप से, इसके ऊपर ही आवेश होता है, अंदर आवेश क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, खोखला कैसा भी गोला हो, इसके अंदर आवेश क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बताया था हमने इसमें जब गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाए थे। यहाँ पर मालूम होने चाहिए, बेसिक सी बात है यहाँ पर, ठीक है। कोई पूछ सकता है आपसे, देखिए खोखला धात्विक गोले पर 10 कूलम आवेश है। यहाँ पर धात्विक गोले पर, गोले के ऊपर 10 कूलम का आवेश है। यहाँ पर गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, धातु गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र होगा, भीतर बताना है, तो भीतर बताना, भीतर आवेश कितना होता है, चूंकि हमें गोले पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गोले के धात्विक गोले पर आवेश है। गोले पर आवेश क्या मतलब है हमें, चूंकि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर पहुंच रहा है यहाँ पर, तो अंदर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर आवेश है, अंदर आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अंदर आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आवेश अंदर आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्योंकि गोले के भीतर आवेश कितना होता है, तो 0 होता है, ध्यान रखना। तो आवेश कितना आ जाएगा, गोले के अंदर 0, चूंकि अंदर निकलवा रहा है ना धातु, यहाँ पर बोला गया धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर भीतर निकलवाया तो भीतर क्या होगा, आवेश Q बराबर 0 होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्या होता है, Q/r² होता है। यही तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला,
ठीक है। बिंदु आवेश के कारण देखिए बिंदु आवेश यही तो होता है, यही होता है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्यू का मान कितना दिया 0, 0/r² कितना हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आ जाएगी 0 तो हो जाएगी। यहाँ पर ई बराबर, इधर लिख लीजिए, ई बराबर क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास 0 हो जाएगी। ध्यान रखना कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए 0 कहीं दिया गया है, यहाँ पर 0 दिया गया, शून्य होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए फिर देखिए यहाँ पर खंडवा का दूसरे का देखिए वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। जो वाहन होते हैं उसमें दर्पण प्रयोग किया जाता है, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है यहाँ पर। देखिए हाँ, आप हाई स्कूल में आप पढ़ कर आए हैं, इतना तो आपको मालूम हो, क्लास 12 में पढ़े हैं। जो वाहन होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, जाहिर सी बात है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा, मालूम लिख लेना यहाँ पर किसमें क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, हटाइए उसको। फिर देखिए किसी प्रकार संवेदी सतह के कार्य फलन का अर्थ समझे, वर्ग फंक्शन का अर्थ समझाना है यहाँ पर। देखिए समझाते हैं इसको, देखिए वर्ग फंक्शन लिखिए, कार्य फलन से इंग्लिश में कहते हैं वर्ग फंक्शन। देखिए क्या होता है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, क्या लिखेंगे, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। क्या है, उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, शो करते हैं। W बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट होता है यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पर क्या होता है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, न्यूनतम जरूर लिखना, वह न्यूनतम मिनिमम प्रकाश ऊर्जा, यहाँ पर वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नोट। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा हो गया, यहाँ पर हटाइए। ठीक है, फिर देखिए नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। वेरी सिंपल है। देखिए लिखिए यहाँ पर क्या है, वेरी सिंपल। दूसरे का कौन सा है हमारे पास, दूसरे का गा पर पहुँच गए यहाँ पर। दूसरे पर गा, देखिए दूसरे का गा यहाँ पर, दूसरे का गा यहाँ पर। देखिए इस पर न्यूमेरिकल नेक्स्ट आगे वाले सेट में सोल्व करेंगे, इसी पर न्यूमेरिकल। आर बराबर क्या होता है, आर नोट ए की पावर 1/3 यहाँ पर। ठीक है, यही है हमारे पास फार्मूला। देखिए इसमें पूछा गया है किसी नाभिक का आकार तो द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिख दीजिए। आकार है यहाँ पर, नाभिक का आकार, द्रव्यमान, एक क्या द्रव्यमान संख्या है यहाँ पर, क्या है द्रव्यमान संख्या है यहाँ पर, इसी के बीच संबंध लिखना है। संबंध लिख दिया, 1 नंबर को होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें 1 नंबर के वो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर देखिए किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, सब हाई स्कूल में पढ़कर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये भी पढ़ा हुआ, ये भी हाई स्कूल का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा हुआ आपने। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है, वेरी सिंपल, किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं निकलवाए थे हमने, सिर्फ निकलवाया नहीं, यहाँ पर सिर्फ लिख देना है आपको। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं निकलवाए थे पिछले वाले सेट में, लिख दिए 3.6। देखिए 3.6 10 की पावर माइनस कितना होता है, 6 होता है, 10 की पावर 6। लिखिए किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर क्या है, गड्ढा। दूसरे का है यहाँ पर, दूसरे का घा पर पहुंच गई, दूसरे का घा यहाँ पर। तो किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ पर पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में कितने मतलब कि 1 किलोवाट में कितने जूल, घंटा में कितने जूल होते हैं। तो निकलवा दें, बताइए 1 किलोवाट, देखिए निकलवा लीजिए। देखिए 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है मल्टीप्लाई 1 घंटे में हमारे पास कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड, ध्यान रखिए 3600 सेकंड होता है यहाँ पर, 3600 सेकंड होता है यहाँ पर, 3600 सेकंड यहाँ पर। ठीक है, 3600 सेकंड होता है। 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 किलोवाट घंटा। देखिए 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है, मल्टीप्लाई, हटाइए वाट को छोड़ दीजिए यहाँ पर। देखिए W बराबर, देखिए आप एक और बता देते हैं एक चीज़ आपको। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, W बराबर क्या होता है, PT होता है, PT होता है। अब P बराबर क्या होता है हमारे पास, W/T होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड होता है मात्रक, चाहे वाट, इसी का मात्रक वाट होता है, इसी के बराबर वाट लिख देंगे। वाट किसके होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। वाट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जूल बटे सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मालूम 36 लिख सकते हैं, गुणा 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। एक ध्यान रखना, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 36 लिखा, 36 जमकाती हुई लिखिए, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 कितना, 10 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा
बराबर किस पॉइंट को इधर लाइए, 3 पॉइंट वैज्ञानिक संकेतन मिल गए, 3.6 × 10 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा जूल में, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा गया था 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 3.6 × 10 जूल होता है, 3.6 × 10 जूल होते हैं। हटाइए यहाँ पर, क्या करिए हटाइए। फिर देखिए नेक्स्ट डा क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाए। कोई आवेशित छड़ है यहाँ पर, क्या है कोई आवेशित छड़ है यहाँ पर, निकट आवेशित छड़ है, उसके निकट क्या रख देंगे अनावेशित छड़ रख दिया जाए। क्या रख देंगे अनावेशित छड़ रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, जो आवेशित नहीं अनावेशित है यहाँ पर रख दिया जाए। तो आवेशित छड़ के विभव पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर घट जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर जाहिर सी बात जब कोई आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख देंगे यहाँ पर, तो उसका विभव क्या हो जाएगा घट जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कम हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लिख दीजिए चाहे विभव कम हो जाता है यहाँ पर, क्या जाता है उत्तर लिख दीजिए चाहे यहाँ पर डा, ठीक है, दूसरे का डा है यहाँ पर, डा यहाँ पर उत्तर लिखिए यहाँ पर उत्तर, ठीक है, डा यहाँ पर, चाहे कारण भी लिख लीजिए आवेशित कम हो जाता। क्यों कम हो जाता, क्योंकि अनावेशित जो अनावेशित छड़ होती है यहाँ पर, अनावेशित छड़ पर आपका प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो लिख लीजिए चाहे जो हमारे पास अनावेशित छड़ होती है, क्या होती है अनावेशित 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 छड़ पर प्रेरण विधि प्रेरण के कारण, ये प्रेरण विधि के, ये प्रेरण के कारण लीजिए, प्रेरण के कारण क्या हो जाता है विपरीत आवेश क्या होता है उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यानी कि अनावेशित छड़ पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए या जिससे आवेशित छड़ का विभव कम हो जाता है, पर घट जाता है, ठीक है, लिख सकते हैं और लिख देंगे जिससे आवेशित छड़ का विभव घट जाता है कम हो जाता है, क्या लिख दें यहाँ पर विभव घट जाता है, लिख लीजिए यहाँ पर घट जाता है, ये कम हो जाता है लिख लेना, यहाँ पर कम हो जाता है घट जाता है, बात है घट जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है अनावेशित छड़ पर प्रेरण के कारण, ठीक है, अनावेशित छड़ पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे आवेशित छड़ का विभव घट जाता है। यहाँ पर यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पर सीधा तार बना लिया हमने, क्या बना लिया यहाँ पर एक सीधा तार बना लिया यहाँ पर, ठीक है, क्या है सीधा तार, यहाँ पर करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा आई था, धारा बह रही है यहाँ पर, क्या बह रही आई हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, धारा बह रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें बोला गया है यहाँ पर सीधे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, तो इसमें उत्पन्न क्या है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से प्रदर्शित करती है यहाँ पर, ठीक है, उत्पन्न रेखा में प्रदर्शित करती है, इस टाइप से फिगर बनाना चित्र बनाना, यही क्या हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा है यहाँ पर, सीधे तार के कारण हमारे पास क्या है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है यहाँ पर, यही आपको इस टाइप से क्या डायग्राम बना लेना है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आप डायग्राम बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आपको सही एक सेकेंडरी वृत्त बना देना एक प्रकार का, यहाँ पर यही आपको क्या हो जाएंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो जाएगी प्रकार की यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर बोले ना मतलब कि प्रकार लेना डायरेक्टली घुमा देना, यहाँ पर रखना यहाँ पर घुमा देना, बस हो जाएगा काम, यहाँ पर हटाइए, ठीक है, हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए खंड बा हमारे पास खत्म हो गया। अब देखिए खंड सा, देखिए धारा मापी की धारा सुगराहिता को परिभाषित कीजिए, इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल, देखिए धारा मापी की धारा सुगराहिता इसमें हमने लिखी थी यहाँ पर, देखिए धारा मापी की धारा सुगराहिता, देखिए धारा मापी की धारा सुगराहिता बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है यहाँ पर, देखिए धारा मापी की धारा सुगराहिता, देखिए क्या होती है हमारे पास, हम इसमें वृद्धि कैसे करते हैं, देखिए धारा मापी की धारा सुगराहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, क्या होती है धारा मापी की धारा सुगराहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, देखिए उत्पन्न क्या विक्षेप के बराबर होती है, क्या होती है धारा सुगराहिता यहाँ पर, ठीक है, धारा मापी की धारा सुगराहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा प्रति एकांक बटे मिल गई, इसके आगे क्या होगा जस्ट एक होगा, इसलिए प्रति एकांक लिख देते हैं, प्रति लगा दीजिए इस टाइप से, प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न किया हमारे पास विक्षेप के बराबर होती है यहाँ पर,
ठीक है। फाई है यहाँ पर, फाई बराबर क्या होता है एन ए बी। ए क्या हमारे पास क्षेत्रफल है, बी क्या हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, सी आप जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर धारा मापी की धारा से उड़ाता एन एन मतलब फेरों की संख्या, क्या हमारे पास क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर तथा सी का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है यहाँ पर। तो क्या धारा मापी की धारा से उड़ाता एन ए, तो बी का मान बढ़ाकर सी का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। ध्यान रखना, क्या सी का मान कम करके बढ़ाई जाती सकती है। ठीक है, लिखिए धारा मापी की धारा से उड़ाता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। धारा से उड़ाता फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर फाई अपन आई बराबर, फाई बराबर क्या होता है एन ए बी अपन सी हो जाएगा। ठीक है, धारा मापी की धारा से उड़ाता एन ए बी का मान बढ़ाकर सी का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। लिख लीजिए यहाँ पर। फिर इसी में नेक्स्ट बोला गया, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसी में बोला गया है, देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक एवं बाठहीन धारा में अर्थ समझाइए। देखिए वेरी सिंपल, देखिए समझाते हैं इसको। देखिए शक्ति गुणांक की परिभाषा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए परिपथ में विभवांतर बी तथा, ठीक है, दो परिभाषा लिखनी है, आपको जो मन चाहे वो याद कर लेना। ठीक है, देखिए परिपथ में विभवांतर बी तथा धारा आई के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ की शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या होता है, परिपथ में विभवांतर बी तथा धारा आई के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को कहते हैं परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। इसको याद नहीं करना, इस डेफिनेशन को याद कर लेना। ठीक है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति गुणांक परिपथ के प्रतिरोध आर, शक्ति गुणांक परिपथ के प्रतिरोध आर तथा परिपथ की प्रतिबाधा जेड के अनुपात के बराबर होता है। देखिए जो शक्ति गुणांक होता है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक यहाँ पर परिपथ के प्रतिरोध तब परिपथ की प्रतिबाधा जेड के अनुपात की क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। यहाँ पर ये परिभाषा लिखने दो में से जो आपको पसंद आ रही है वो लिख लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर देखिए बाठहीन धारा की परिभाषा। बाठहीन धारा क्या होती है, देखिए ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय शक्ति शून्य प्राप्त होती है। देखिए बाठहीन धारा आपसे कोई पूछते क्या होती है, जब कोई परिपथ होता है उसमें हम धारा प्रवाहित कर देते हैं। देखिए ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय शक्ति जो शक्ति होगी यहाँ पर, व्यय शक्ति क्या होगी, शून्य प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त हो यहाँ पर बाठहीन धारा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा, ध्यान रखना, आगे 2025 में छपेगी गारंटी के साथ बता रहे हैं यहाँ पर बाठहीन धारा की परिभाषा। ठीक है, क्या होती है, ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय शक्ति शून्य प्राप्त हो बाठहीन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, बाठहीन धारा कहलाती है। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन ये भी हमारे पास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र ई बराबर नहीं, विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है यहाँ पर 3 × 10 की पावर के साथ साइन 0.5 × 10 की पावर 3 x प्लस का ये इक्वेशन दिए वोल्ट प्रति मीटर में यहाँ पर। ठीक है, तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान लेमडा का वेवलेंथ निकाली है तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त करना है यहाँ पर। ठीक, कुछ नहीं, वेरी सिंपल है यहाँ पर। क्या है, वेरी सिंपल है यहाँ पर। देखिए हमें समीकरण दी गई यहाँ पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया यहाँ पर। देखिए विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या दिया है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर, सही है यहाँ पर। देखिए ई बाई का मान कितना दिया है यहाँ पर, ई बाई विद्युत क्षेत्र का समीकरण हमें दिया है 3 × 10 की पावर -7। ठीक है, साइन 0.5 × 10 की पावर 3 × x। ठीक है, प्लस का 1.5 × 10 की पावर 11 × t वोल्ट प्रति मीटर में या न्यूटन प्रति कूलम में यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है हमें यहाँ पर। सबसे पहले हमें निकालनी है तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है। ठीक है, फिर चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना। तो इसकी अब पहले तुलना कर दीजिए यहाँ पर, इसकी जनरल समीकरण से क्या कर दिए, तुलना कर दिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके वैकल्पिक समीकरण क्या होता है, ई बराबर ई नोट चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का आयाम। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, यू नोट साइन के एक्स प्लस का ओमेगा टी, यही तो फॉर्मूला होता है। से तुलना करने पर यहाँ पर तुलना करने पर राइट। तो ई नोट का मान यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 10 की पावर -7 हो जाएगा यहाँ पर राइट। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर के, देखिए x यहाँ पर है, सेम टू सेम, सिमिलरली दोनों यहाँ पर हैं। तो के यहाँ पर इसकी कंपेयरिंग कर दीजिए यहाँ पर के, तो के का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, के बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर, और कुछ दिया यहाँ पर। फिर देखिए इसकी ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा का मान निकाल लीजिए। ओमेगा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ पर। 1.5 × 10 की पावर 11 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 1.5 × 10 की पावर 11, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हमने क्या कर दी, तुलना कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमें निकालते हैं यहाँ पे, क्या निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले वेव लेंथ निकालनी है। तो वेव लेंथ किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर, देखिए के बराबर 0.5 × 10 की पावर 3 तो निकाल लिया है हमने यहाँ पर।
ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर। तो इसका चाहे मात्रा भी लिख लीजिए यहाँ पर। इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड ये होता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालनी है, क्या निकालनी है यहाँ पर, वेवलेंथ निकालिए, तरंगदैर्घ्य निकालिए यहाँ पर। क्या निकाल लिए यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य निकालने। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास तरंगदैर्घ्य के लिए। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला होता है, देखिए के बराबर होता है फार्मूला। के बराबर आप देखिए हमें के बराबर दिया है यहाँ पर, के बराबर दिया है हमें यहाँ पर कितना दिया, 0.5 गुणा 10⁻³ दे दिया यहाँ पर। अब देखिए के का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2/λ। 2/λ पीछे वाले सेट में बताया था 2/λ होता है, बराबर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा गुणा 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2λ, इसको उल्टा कर दीजिए, चाहे आप इसको उल्टा कर दीजिए, फायदे में हो जाएगा यहाँ पर। इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, देखिए उल्टा करेंगे λ अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2π हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा ना, हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए उसको उल्टा कीजिए यहाँ पर। तो 1/, हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा गुणा 10⁻³ हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिया हमने, क्या कर दिया उल्टा। अब 2π को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो λ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 गुणा 10⁻, उसको ऊपर ले जाइए 10⁻³ ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 हो जाएगा, 2π के ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π, पाई की मल्टीप्लाई का लिख लीजिए पाई अपन 0.5। तो हमारे पास ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 गुणा 10⁻³ लिखा हमने, लिखा ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा, पाई का मान कितना होता है हमारे पास 3.14 होता है, बटे क्या होता है हमारे पास 5 होता है, यहाँ पर 0.5 लिखा है। ठीक है, 0.5 लिखा। अब देखिए पॉइंट हटाइए यहाँ पर और 10 से क्या कर दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। 10 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 314 दोनों कितना होता है 628 होता है। 628 पॉइंट के 2 के बाद आ जाएगा गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा हमारे पास 3 में से 10⁻⁻² बचेगा यहाँ पर। बट्टे क्या लिखा हुआ हमारे पास 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है 5 यहाँ पर। अब देखिए एक जुगाड़ बताते हैं, देखिए जब भी 5 नीचे भाग करने के लिए 5 डबल 5 ट्रिपल 5 से भाग करने की इसकी ट्रिक ध्यान रखना। ट्रिक क्या हमारे पास है यहाँ पर होती है, जब 5 डबल 5 डबल, देखिए नीचे चाहे डबल 5 लिखा हो, डबल 3 लिखा हो, डबल 5 लिखा हो, कितनी बार 5 लिखा हो, अगर एक बार लिखा हो तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है, अगर दो बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है। देखिए एग्जाम में अपनाना, देखिए 600 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 628 की 2 इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1256 हो जाएगा यहाँ पर। 2 से अगर 1 5 लिखा हो, एक बार 5 है यहाँ पर, तो 1 5 है यहाँ पर। तो देखिए पहले 2 से जब भी 5 लिखा हो नीचे 5 आपको चाहे 2 बार 5 दिख जाए, चाहे 3 बार दिख जाए, 4 बार दिख जाए, चाहे 10 बार दिख जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, इसको ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर, इतना कम कर देगा यहाँ पर। अब देखिए 5 कितने लिखा है, 1 लिखा है, 5 कितना लिखा है 1 लिखा है 5। तो एक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, एक के बाद क्या कर देंगे यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, लगा दिया यहाँ पर पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। एक के बाद अगर 1 के बाद 5 लगा यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है भी है यहाँ पर, ध्यान रखना 2 के बाद यहाँ पर है ही, यहाँ पर अभी लगा 2 के बाद है भी है, ठीक है 2 के बाद क्या है यहाँ पर है ही है। तो 1 के बाद लगाएंगे यहाँ पर, देखिए इसको पॉइंट को, और पॉइंट ना दिया हो पॉइंट को भूल जाइए, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पॉइंट पहले से ऑलरेडी दिया है यहाँ पर, है ऑलरेडी क्या है हमारे पास दिया है पॉइंट यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 के बाद, वैसे हमें 1 के बाद लगाते हैं, 1 के बाद यहाँ पर लगाएंगे तो दिया है, 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हटाइए, तो इसको हटाइए तो 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। इस तरीका ध्यान रखना, यहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक काम आएंगे यहाँ पर आगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1256, 3 बार पॉइंट आ जाए तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका। अब गुणा 10 की पावर क्या दिया है -2 दिया है यहाँ, ठीक है 10 की पावर -2 दिया है, इसको लिख सकते हैं। अगर चाहे पॉइंट उधर बढ़ाना चाहते बढ़ा लीजिए, 12.556 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मात्रा आ जाएगा मीटर। देखिए ट्रिक देखिए, इसकी 628 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक के बाद लगा देते हैं, पॉइंट भूल जाइए, 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, बस हो जाएगा भाई हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट दिया तो 3 के बाद हो जाएगा, 3 के बाद लगा दिया बस सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आएगा। चाहे आप 5 से भाग कर लेना, आपका इतना ही आंसर आएगा यहाँ पर। टाइम बर्बाद करना है एग्जाम में तो कर लेना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस टाइम देखिए इतना आंसर चेक कर लेते, इतना आ रहा है यहाँ पर, इतना 12.56 आ रहा था ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट में देखिए इसी में चुंबकीय क्षेत्र का हमें समीकरण निकालना है यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन निकालिए, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो समीकरण प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र का आयाम चाहिए, पहले यहाँ पर किसका आयाम चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम चाहिए यहाँ पर, ठीक है तभी तो निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के लिए B0 बराबर क्या होता है हमारे पास, E0 अपन C होता है। देखिए E0 का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, देखिए E0 का मान देखिए दिया 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 दिया। यहाँ पर C का मान वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा, ठीक है सही कर लेते हैं इसको, ठीक है दिख रहा होगा 3 गुणा 10 की पावर कितनी होती है हमारे पास 8 होती है यहाँ पर। और 3 से 3 उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो B0 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 10 की पावर माइनस के 7 लिखा हुआ है, उसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर -15 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है 10 की पावर
15 आ गया यहाँ पर, आ गया ना चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमारे पास कितना आ गया 15, 10 की पावर माइनस के 15। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, देखिए इसके लिए तरीका हम बताते हैं। देखिए जो समीकरण दी गई यहाँ पर, ये समीकरण दी गई डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा नोट डाउन कर देना है। यहाँ से यहाँ तक तो पूरा नोट कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर सिर्फ पुट कर दीजिए। यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 10 की पावर माइनस के 15 लिख देंगे। यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 10 की पावर माइनस के 15 लिख देंगे। यहाँ पर ओनली 10 की पावर माइनस के 15, बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन साइन भी है यहाँ पर, साइन भी तो लिखेंगे, देखिए साइन भी लिख दीजिए, साइन अब ब्रेकेट लगा दीजिए, बाकी सब ज्यों का त्यों नोट कर दीजिए। 0.5 गुणा 10 की पावर कितना है माइनस 10 की पावर 3 है। यहाँ पर 10 की पावर 3 एक्स हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर 11 हो जाएगा। यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 11 टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड इसका चुंबकीय क्षेत्र कब निकाला हमने, किसका निकाला, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकाला। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, 2-3 मात्रक होते हैं। एक सिंपल मात्रक निकालिए, टेस्ला लिख दीजिए। यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है, बहुत होते हैं मात्रक, यहाँ पर टेस्ला लिख देंगे। यहाँ पर क्या जाएगा टेस्ला। यहाँ पर इस टाइप से हम इक्वेशन निकालते हैं। देख लीजिए आंसर मैच कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, देखिए आ रहा है। यहाँ पर बन लिखा हो, बन से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर बन चाहे बन से मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं, चाहे करिए चाहे कि बन का क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर पूरे समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर माइनस के, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 10 की पावर माइनस के 5, यहाँ पर इनका गलत आंसर। यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 5 नहीं, 10 की पावर 15 आएगा। यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, और सब बाकी सब ज्यों का त्यों आप ही चेक कर लीजिए, इतना ही तो आएगा, 10 की पावर 15 ही तो आएगा। यहाँ पर 10 की पावर 15 आएगा, इनका गलत आंसर दिया है इसमें। ठीक है, यहाँ पर 15 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 दिया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, 10 की पावर माइनस के 15 साइन 0.5 गुणा 10 की पावर 3 एक्स प्लस के 1.5 गुणा 10 की पावर 11 टी एन टेस्ला, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए इसको ऊपर ले जाए 10 की पावर माइनस के साथ, पहले से हमारे पास 10 की पावर माइनस के साथ, 10 की पावर माइनस देखिए इसी में दिया 10 की पावर माइनस के साथ। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 7 और कितना 15 हो जाएगा। यहाँ पर सही है हमारा। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझे, पीछे लिखवा दिया था। यहाँ पर 3-4 अंतर लिखवाए थे यहाँ पर। ठीक है, लिख लेना, उसी में से नोट डाउन करवाया था यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, विस्थापन धारा की आवश्यकता समझे, ये भी क्वेश्चन हो गया था, यहाँ हो गया था। फिर इसके आगे देखिए, यहाँ पर इसके आगे हमें दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, इसके आगे यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या कहा गया यहाँ पर, देखिए इसके आगे कह रहा है मैंने पास 10 की पावर माइनस के 10 मीटर तरंगदैर्घ्य के, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर क्या है तरंगदैर्घ्य की एक किरणें, क्या है एक किरणें 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग, क्या है रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की हमारे पास क्या है प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी, कौन सी हमारे पास भौतिक राशि समान होगी। यहाँ पर बताइए। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास तरंगदैर्घ्य देखिए 10 की पावर माइनस के 10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक किरण दी गई। यहाँ पर क्या दी गई, एक एक्स किरण दी गई यहाँ पर। ठीक है, एक पहली तरंगदैर्घ्य दी गई, दूसरी क्या दी 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग दे दी गई। यहाँ पर दूसरी क्या दी रेडियो तरंग दे दी। एक हमारे पास क्या दी गई, यहाँ पर एक हमारे पास दी गई एक किरण दी गई, यहाँ पर एक किरण दे दी और दूसरी दे दी रेडियो तरंग यहाँ पर, और तीसरी 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक प्रकाश तरंग दे दी गई यहाँ पर। ठीक है, के लिए कौन सी भौतिक राशि समान, तीनों हमारे पास क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगे यहाँ पर, क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी राशि समान होगी, यहाँ पर कौन सी राशि समान होगी, तीनों हमारे पास क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं यहाँ पर। क्या तीनों हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए अभी पढ़ाया था न्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, न्यू बराबर होता है सी अपन लेमडा होता है यहाँ पर। ठीक है, सी अपन लेमडा होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा बराबर सी अपन न्यू हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि ना हो जाएगा न्यू। अब देखिए ये सी क्या है कोस्टेंट है यहाँ पर, सी क्या है हमारे पास कोस्टेंट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनकी समानुपाती हो जाएगा, किसके हो जाएगा समानुपाती 1/, न्यू के हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेमडा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/, न्यू के यहाँ पर, आवर्ती के हो जाएगा यहाँ पर, किसके हो जाएगा आवर्ती के यहाँ पर। ठीक है, आवर्ती के हो जाएगा यहाँ पर आवर्ती के। अब देखिए जब हम न्यू को क्या करेंगे यहाँ पर आवर्ती को बढ़ाएंगे तो तरंगदैर्घ्य हमारे पास क्या होगी, कम हो जाएगी यहाँ पर, होगी कम कि नहीं होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी कम हो, जब न्यू को बढ़ाएंगे तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सी चाल, जब न्यू को बढ़ाएंगे तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तरंगदैर्घ्य यहाँ पर दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दे दी गई यहाँ पर, और पर 10 मीटर दे दी गई तरंगदैर्घ्य यहाँ पर, 55 मीटर तरंगदैर्घ्य दी गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाए कौन सी राशि समान होगी, यहाँ पर कौन सी राशि इसमें समान होगी, समान इन 3 राशियाँ इसमें समान कौन सी है यहाँ पर। समान तो प्रकाश की चाल कोस्टेंट होती है, इसका मान कितना होता है 3 × 10 की पावर 8 होता है, इसमें क्या होता है 3 × 10 की पावर 8 होता है, कोस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पर। इसमें देखिए आंसर में भी दिया हुआ नहीं दिया है यहाँ पर, नहीं 3 × 10 की पावर होती है प्रकाश की चाल, बाई में प्रकाश की चाल, तो क्या होती है कोस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पर। तो कोस्टेंट वैल्यू होती है तो यही समान होगी, कुछ समान ही नहीं रह सकता, ना हमारे पास लेमडा समान होगा ना हमारे पास आवर्ती समान होगी, बट यही समान होगा, यही होता है हर जगह प्रयोग कर लेते हैं 3 × 10 की पावर 8, तो क्या होगी प्रकाश की चाल होगी हमारे पास, प्रकाश की चाल समान होगी यहाँ पर। ठीक है, चल लिख लीजिए प्रकाश की चाल समान होगी यहाँ पर, क्या होगी यहाँ पर प्रकाश के चौथे का यहाँ पर, चौथे के का
चौथे का होगा हमारे पास, चौथे का प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल समान होगी, प्रकाश की चाल। ठीक है, डायरेक्टली हमको लिख देना प्रकाश की चाल यहाँ पर। फिर देखिए समस्थानिक, संभारिक, समन्यूटानिक नाविकों में अंतर लिखिए। ठीक है, अंतर समझा लिखिए। तो उन उत्तर के समर्थन के लिए भी उदाहरण दीजिए यहाँ पर। देखिए लिखते हैं इसको हम। देखिए समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के बे परमाणु, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक समान हों। देखिए समस्थानिक, समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। समस्थानिक है मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। देखिए एक ही तत्व के बे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक हो समान होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, सॉरी, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारे पास, भिन्न भिन्न होती है यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जिसे परमाणु द्रव्यमान संख्या लिख सकते हैं या परमाणु भार भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका नाम दूसरा परमाणु भार भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या होते हैं, एक ही तत्व के बे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, 1H1 1H2 हो जाएगा, 1H3 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक देखिए समान है 1, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर समान है, इसका एटॉमिक नंबर समान है। बट इसके देखिए द्रव्यमान संख्या इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसके लिए एग्जाम्पल यही हमारे पास क्या होगा, सफिशिएंट होगा यहाँ पर। तो यही लिख लीजिए यहाँ पर। क्या होगा, एक ही तत्व के बे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। संभारिक, संभारिक क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, जिनके ऐसे परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न भिन्न, तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारे पास, समान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारे पास, समान होती है। ये संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं यहाँ पर। क्या होता है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, ठीक है, तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल लिख देंगे, आर्गन और कैल्शियम का लिख देंगे। देखिए इसका हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन इसका परमाणु क्रमांक क्या हमारे पास अलग अलग है। इसका 18 होता है, इसका 20 होता है यहाँ पर। लिख लीजिए। अब सम न्यूट्रॉनिक देखेंगे। देखिए सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पर देखिए, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होता है, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं यहाँ पर। क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या किस टाइप से, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा जाता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। देखिए लिथियम है और ठीक है, बेरिलियम है यहाँ पर। क्या है, बेरिलियम है। ठीक है, बी है यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए ऊपर में से नीचे वाला घटा रहे हैं। देखिए 7 में से 3 4 बचेगा, 8 में से 4 कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर। देखिए 23 में से 11 घटाइए यहाँ पर, 23 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर। देखिए 11 और 12 कितना होता है, 23 होता है। इसमें 12 बचेगा यहाँ पर, और 24 में से 12 घटा देंगे 12 बचेगा यहाँ पर। क्या तो बचेगा 12। तो इसके इसीलिए हमारे पास क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हमारे पास समान है यहाँ पर। भाई क्या कहलाता है हमारे पास, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। देखिए सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन तो बहुत सिंपल है। सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वह न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं यहाँ पर। थोड़ी सी परिभाषा इसमें कन्फ्यूजन वाली है यहाँ पर, इनमें है यहाँ पर। ऊपर वाली ध्यान रखना, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब जिनमें परमाणु क्रमांक नीचे से ऊपर जाना, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या अलग अलग हो, समस्थानिक ध्यान रखना। फिर उसका उल्टा कर देना संभारिक में यहाँ पर। संभारिक में उल्टा कर देते हैं यहाँ पर, क्या परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान हो जाती है यहाँ पर। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, हटाइए। फिर इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ समझे। देखिए विद्युत द्विध्रुव, देखिए विद्युत द्विध्रुव हमारे पास क्या होता है, बाह्य निकाय जिनमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के अलग दूरी पर रखे हों। क्या रखे हों, एक दूसरे के अलग दूरी पर रखे हों, तो यह रचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्या होता है, बाह्य निकाय जिनमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर रखे हों। क्या रखे हों, अलग दूरी पर रखे हों, तो यह रचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखिए हमारे पास दो आवेश है कि माइनस का क्यू प्लस का क्यू, इनके बीच की दूरी 2l है यहाँ पर। यही क्या हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है। देखिए बाहर निकाय जिनमें दो बराबर, देखिए बराबर है लेकिन इनके साइन क्या हमारे पास अपोजिट हैं। ठीक है, दो बराबर तथा विपरीत आवेश, आवेश क्या हमारे पास चार्ज क्या है, विपरीत है यहाँ पर। अब एक सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, तो यह रचना क्या कहलाती है, हमारे पास विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। यहाँ पर लिख लीजिए परिभाषा यहाँ पर। अब देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हम। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे यह एक सदिश राशि, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों से किसी एक आवेश
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे या एक सदिश राशि है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दो आवेश हैं, यहाँ पर क्या है दो आवेश, उनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है। यहाँ पर दो आवेश उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो है हमारे पास होता है वही कहलाता है हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2L होता है। मात्रक क्या होता है कूलम मीटर होता है। आवेश का मात्रक कूलम में, दूरी क्या है मीटर, तो कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। यहाँ पर हटाइए, ठीक है, लिख लीजिए। अब इसमें न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल क्या दिया है यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव 20 माइक्रोकूलम माइनस के 20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित है यहाँ पर। ठीक है, द्विध्रुव 1 मीटर दूर किसी अच्छी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अच्छे स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करते हैं उसी पर देखिए न्यूमेरिकल पूछ लिया गया डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए दो आवेश दे दिए, यहाँ पर दो आवेश है, यहाँ पर देखिए दो आवेश हैं। एक क्या हमारे Q1 मान लीजिए, Q1 का मान कितना है यहाँ पर माइनस का प्लस का, यहाँ पर प्लस का दिया है, प्लस का 20 माइक्रो कूलम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर Q2 का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस का 20 माइक्रो कूलम है यहाँ पर। ठीक है, राइट। और क्या दिया इन्होंने, और यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आवेश है 1 सेंटीमीटर से विभेदित है। यहाँ पर दोनों 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं दोनों आवेश, तो 1 सेंटीमीटर इनके बीच की हमारे पास डिस्टेंस कितनी दे दी है यहाँ पर, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी दे दी 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, राइट, 1 सेंटीमीटर दे दी यहाँ पर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दे दी यहाँ पर। फिर देखिए द्विध्रुव के ध्रुव 1 मीटर दूर किसी अच्छी बिंदु पर, 1 मीटर दूर किसी अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 मीटर दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु O होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमें एक, मान लीजिए यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर 1 मीटर में तो दिया है यहाँ पर, देख लीजिए 1 मीटर है यहाँ पर। 1 मीटर दूरी पर हमें यहाँ से यहाँ तक मतलब मान लीजिए सपोज यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यहाँ पर निकालना भाई डेरिवेशन करते हैं उसे सेम टू सेम यहाँ से निकालना है। यहाँ पर वो करते थे डेरिवेशन, यहाँ पर हमें 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर डाली। यहाँ पर तो सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, सब दिया है। देखिए Q1 का मान दे दिया ऊपर, Q1 का मान दिया है प्लस का 20 माइक्रो कूलम। इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे कूलम में, तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब Q2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, Q2 का मान हो जाएगा माइनस का 20 माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 20 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 कूलम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं, इसमें परिमाण ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, परिमाण ले लेते हैं। अगर विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें नहीं लेते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला पढ़ते हैं तो माइनस हटा देते हैं। और क्या देते हैं इनकी, देखिए अब यही है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, इन दो दूरियाँ दी हैं यहाँ पर, इनके बीच की दूरी, ये पूरी दूरी जब डेरिवेशन करते थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिखते थे पूरी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 2L लिखते थे। आपको डेरिवेशन क्या था, यहाँ से दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या लिखते थे 2L लिखते थे। यहाँ पर लिखते थे कि नहीं लिखते थे 2L, तो 2L की दूरी हमारे 2L के बीच की दूरी क्या, फिर बाद में डेरिवेशन का तो L ले लेते थे इसका, ये ले लेते थे। लेकिन बट यहाँ पर क्या ले लिया 2L पूरी दूरी है। 2L का मान कितना दिया 1 सेंटीमीटर दिया यहाँ पर, 12 का मान हमें कितना दिया 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, क्या हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये R का मान होता था, तो R का मान कितना दिया यहाँ पर, R का मान 1 मीटर दे दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें फार्मूला अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पड़ा हुआ, E बराबर क्या होता है हमारे पास अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है अच्छी स्थिति में 1/4π क्या होता है 2P/R होता है। क्या होता है 2P/R होता था, R/2P/R होता था, सॉरी R² बोला था नहीं, R³ होता है यहाँ पर 2P/R³ डेरिवेशन करना उसी में R³ होता है 2P/R³। ठीक है, 2P/R³ होता है। लेकिन यहाँ पर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए परिभाषा भी पढ़ाई थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए ये लिखा था 2P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर क्या होता है Q/2L होता है। तो P बराबर लगाइए पहले, यहाँ पर 2P का मान चाहिए, तो P बराबर क्या होता है यहाँ पर Q/2L होता है। यहाँ पर लिख रहा है P/2L, तो बराबर Q एक आवेश को ले लीजिए, प्लस का लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक आवेश को ले लीजिए इन दो में से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक ले लीजिए 20 गुणा 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10⁻⁻⁶ 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है 1 गुणा 10⁻⁻2 है, 1 गुणा 10⁻⁻2 है यहाँ पर। ठीक है, तो P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 20 लिखा हमने जो कहते हैं गुणा, देखिए 10⁻6 10⁻2 कितना 10⁻⁻8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 हो जाएगा, बराबर इसी को कर लेते हैं 2 गुणा 10⁻⁷, एक जीरो हटा देंगे यहाँ पर, ये जीरो है तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है कूलम मीटर होता है। अभी लिखा था मात्रक क्या होता है कूलम मीटर हो जाएगा यहाँ पर, कूलम मीटर आ गया यहाँ पर, कूलम मीटर आ गया यहाँ पर। अब बस फार्मूला लगाइए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी अच्छे इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए E बराबर हमारे पास क्या होता है 1/, लिख लीजिए एक बार और
1/4 पाई एक्सेलन नोट, ठीक है, 2p अपन आर क्यू। देखिए 1/4 पाई एक्सेलन नोट का मान कितना होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2p। देखिए 2 और p का मान कितना हमारे पास है, p का मान कितना है यहाँ पर p का मान निकाला 2 × 10⁻⁻⁷ के साथ 2 × 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाई r का मान कितना है 1 है, r का मान क्या है 1 का क्यू, 1 का क्यू 1 ही होता है। अब देखिए e बराबर हमारे पास कितना बचेगा, e बराबर बचेगा हमारे पास, देखिए 2 दूनी 4, 4 और 9 चक 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 9 चक 36 और 10⁻9 है, 10⁻7 है, कितना बचेगा 10⁻2 बचेगा यहाँ पर, 10⁻2 ही तो बचेगा यहाँ पर। अब चाहे पॉइंट को इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख दीजिए यहाँ पर, तो 3.6 हो जाएगा गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो क्षेत्र मतलब न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट प्रति मीटर कोई लिख लीजिए, न्यूटन प्रति कूलम चाहे वोल्ट प्रति मीटर लिख दीजिए, 2 मात्रक होते हैं यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर इतना आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, देखिए 3.6, देखिए कौन सा यहाँ पर 3.6 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम चाहे वोल्ट प्रति मीटर लिख दीजिए यहाँ पर, यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कठिन है कुछ नहीं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए घा में बोला किसी सेल के विद्युत भागवल शॉर्ट फॉर्म एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए, अंतर समझाना, देखिए समझाते हैं। देखिए सेल के विद्युत भागफल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या होता है हमारे पास, देखिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल, ठीक है, पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत भागफल कहते हैं। क्या होता है सेल का विद्युत भागफल, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत भागफल कहते हैं। जबकि किसी परिपथ में के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसी में पूछा गया है, क्या कहा है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को कहते हैं सेल का विद्युत भागफल कहते हैं। जबकि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस टाइप से आप देखना आपके पास मॉडल पेपर होगा, बहुत भाषा उसमें बहुत बेकार लिखी होती है, इनको लिख लेना, बहुत सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, न्यूमेरिकल देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इसी में कह रहा है यहाँ पर, देखिए इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या कर रहा है, देखिए 2 वोल्ट विद्युत भागफल, 2 वोल्ट क्या दे दिया है यहाँ पर, विद्युत भागफल यानी ई का मान दे दिया है यहाँ पर। लिखिए दिया है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर दिया है। देखिए कहाँ पर पहुँचे गए, यहाँ पर घा पर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या है, घा है, चौथे का घा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले में दिया है विद्युत भागफल यानी ई का मान दे दिया यहाँ पर, ई का मान दिया है 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट विद्युत भागफल दे दिया यहाँ पर। और क्या दिए है यहाँ पर 2 वोल्ट विद्युत भागफल सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है, ठीक है, यानी कि ओम रेजिस्टेंस दे दिए आर का मान कितना दिया यहाँ पर, इधर लिख देते हैं, आर बराबर कितना दिया 3.9 ओम, ठीक है, जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पीयर है, यानी कि आई का मान करंट कितना हमारे पास, आई यहाँ पर लिख देते हैं, आई का मान कितना है 0.5 एम्पियर है, ठीक है, 5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है यहाँ पर, क्या है 0.5 एम्पियर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध में आर का मान निकालना है, स्मॉल आर का मान। देखिए इसके लिए फार्मूला डायरेक्टली होता है हमारे पास, आई बराबर क्या होता है हमारे पास, आई बराबर क्या होता है ई अपान आर मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है यहाँ पर। देखिए ये ओम के नियम से इस फार्मूले को आपको लर्न करना, जो ओम का नियम होता है। देखिए ओम का नियम हमारे पास क्या होता है, आर बराबर बी अपन आई होता है, इस आर अपन बी अपन आई होता है। आई बराबर क्या होता है हमारे पास, बी अपन आर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बी की जगह पर ई ले लेते हैं यहाँ पर, और आर की जगह पर 2 प्रतिरोध दिए हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ले लेते हैं। इसी से फार्मूला बनता है, ध्यान रखना, इस ट्रिक से ध्यान रखना। अब देखिए आई का मान हमें निकालना है यहाँ पर, आई का मान कितना दिया है यहाँ पर, बट हमें निकालना है स्मॉल, तो इसको ऊपर ले जाइए तो कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा ई अपन क्या हो जाएगा हमारे पास आई हो जाएगा यहाँ पर। आई को नीचे ले बराबर, ई का मान कितना दिया है यहाँ पर ई का मान दिया है 2, आई का मान दिया है 0.5 दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर का मान कितना दिया 3.9 दे दिया है यहाँ पर, 3.9 प्लस का क्या हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा बराबर। देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 5 से इसको उड़ाइए, 5 को 20 हो जाएगा बराबर 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है, आ गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बराबर इसको उधर ले जाए, 4 माइनस का क्या हो जाएगा 3.9 हो जाएगा यहाँ पर,
3.9 हो जाएगा यहाँ पर। तो आर बराबर क्या बचेगा 0.1 ओम बचेगा यहाँ पर। इसको घटाएंगे 0.1 ओम बचेगा। घटाकर दिखा दें बताइए। देखिए 4 लिखे 0.0 लगाइए यहाँ पर 3.9 लिखे यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट देखिए 10 में से 9 कितना बचेगा 1 बचेगा। अब पॉइंट यहाँ पर चूंकि हमने दहाई ले ली थी इससे, ठीक है इकाई से दहाई ले ली यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दहाई तो क्या बचा 3 में से 3 0 0.1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है यहाँ पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर। देखिए दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, क्या रखे हैं परस्पर संपर्क में रखे हैं, ठीक है। इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। दो पतले उत्तल लेंस है, क्या उनसे हमारे पास उत्तल लेंस है परस्पर संपर्क में रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का लेंस दूसरे समान फोकस दूरी अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है। इस संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान, पहले इतना सोल्व करते हैं बाद में समझाएंगे यहाँ पर। पहले निकालना में सूत्र ड्राइव करना है, क्या करना है, दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इन संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए हमारे पास दो पतले उत्तल लेंस हैं यहाँ पर, परस्पर क्या रखे हैं हमारे पास संपर्क में रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर माना लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, एक दो चार लाइन हम बोल रहे हैं वही लिख लेना। देखिए हम क्या लिखेंगे, माना हमारे पास माना दो पतले लेंस क्या है हमारे पास L1 और L2, ठीक है। जिनका मुख्य अक्ष हमारे पास उत्तल लेंस है, जिनका मुख्य अक्ष हमारे पास क्या एक ही, दोनों लेंस का मुख्य अक्ष क्या हमारे पास एक ही, क्या होता है मुख्य अक्ष होता है, दोनों का मुख्य अक्ष एक ही काम कर रहा है। दोनों लेंस का हमारे दो उत्तल लेंस हैं, दोनों का मुख्य अक्ष हमारे पास क्या एक ही काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या हमारे पास एक ही है यहाँ पर। और सब फोकस दूरी यहाँ पर इस लेंस L1 लेंस की फोकस दूरी मान लेना F1 है, और L1 लेंस की फोकस दूरी F1 तो L2 लेंस की फोकस दूरी का F2 है यहाँ पर, ठीक है। और वायु में एक दूसरे से संपर्क में रखे हैं, कहाँ रखे वायु में एक दूसरे से संपर्क में रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वायु में एक दूसरे से संपर्क में रखें। अब देखिए यहाँ पर और क्या लिख लेंगे यहाँ पर, चाहे लिख दीजिए यहाँ पर, अब लिख लेना यहाँ पर, ठीक है लिख लेना यहाँ पर। यदि मान लीजिए सपोज डेट L2 लेंस है, इसको भूल जाए यहाँ पर। देखिए L2 लेंस है, इसको आप भूल जाइए, L लेंस हमारे आपके सामने है ही नहीं, L2 लेंस को भूल जाइए यहाँ पर, ठीक है। यदि L2 लेंस ना हो तो L1 लेंस का हमारे पास L1 लेंस है यहाँ पर, इसका वस्तु हमारे पास क्या ऊपर रखी है, वस्तु का हमारे पास ऊपर है यहाँ पर, तो यहाँ पर वस्तु रखी हुई है यहाँ पर वस्तु, तो हमारे पास इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, यहाँ पर किरण डाली यहाँ पर खींची हमने, तो इसका प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ पर बन रहा है यहाँ पर, इसका आई डैश पर प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ पर बनता है, इस लेंस का हमारे पास प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ध्यान रखना कहाँ पर बनता है, आई डैश पर बनता है यहाँ पर, आई डैश पर बनेगा यहाँ पर। चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, यदि चाहे लिख लीजिए, यदि लेंस ठीक है प्रतिबिंब देखिए इसके लिए हमारे पास आई डैश पर बन रहा है प्रतिबिंब, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब आई पर बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसके वस्तु की दूरी हमारे पास क्या होता है, बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ पर लेंसों में, इनके भी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी कितनी होती है, यू होती है यहाँ पर, क्या होती है यू होती है। जब उत्तल दर्पण पर ध्रुव से नापते हैं यहाँ पर जहाँ वस्तु होती है वो क्या होती है यू होती है, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस में क्या होता है प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ पर, तो प्रकाशिक केंद्र वस्तु की दूरी क्या बीच की दूरी क्या होती है यू होती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए प्रकाशिक केंद्र और यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी बी ले लेते हैं यहाँ पर, क्या इसकी प्रतिबिंब की दूरी बी है यहाँ पर, चूंकि इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बी में बन रहा है, तो इसके प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या ले ली हमने बी ले ली यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस टाइप से चित्र बना लेना यहाँ पर, आराम से आप इस टाइप से चित्र बना लेना यहाँ पर, ठीक है। किरण यहाँ पर देखिए जब इसके मुख्य के यहाँ पर वस्तु मुख्य के समांतर रेखा किरण खींची यहाँ पर, तो डायरेक्टली इसका प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कहाँ पर बनेगा आई डैश पर बनेगा। इस लेंस के लिए प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ बनेगा आई पर बनेगा, यहाँ पर कहाँ पर बनेगा आई पर बनेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए यदि लेंस L2 ना हो, यदि लेंस L2 ना हो तो लेंस L1, तो L1 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या लेंस L1 का प्रतिबिंब सही से लिख लिया, लेंस L1 वस्तु क्या हमारे पास ओ रखी है, वस्तु ओ का प्रतिबिंब का इमेज प्रतिबिंब हमारे पास क्या बनेगा आई डैश पर बनता है, आई डैश पर बनाएगा, जब बनता है बनाएगा लिख दीजिए बनाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा हमारे पास आई डैश पर बनाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ बनाएगा आई डैश पर बनाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आई डैश पर बनाएगा यहाँ पर, ठीक है लिख लिया बनाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा आई डैश पर बनाएगा, ठीक है आई डैश पर बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आई डैश पर बनाएगा लिख लिया, यहाँ पर क्या बनेगा आई डैश पर बनाएगा, आई डैश है यहाँ पर आई डैश है। अब देखिए हम जानते हैं लेंस का सूत्र क्या है, यहाँ पर बनाएगा लिखा हुआ, अगर दिख नहीं रहा तो इधर लिख देते हैं, उधर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, उधर दिख नहीं मुश्किल से दिख रहा हो तो इधर लिख देते हैं यहाँ पर बनाएगा,
अब दिख रहा होगा यहाँ पर, उधर नहीं दिखेगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, क्या करेगा यहाँ पर बनाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लेंस का सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा, 1/, एफ बराबर क्या होता है, 1/b माइनस के क्या होता है, 1/u होता है। यही तो होता है लेंस का सूत्र, यही होता है यहाँ पर। तो देखिए एफ, इसके L1 लेंस के लिए फोकस दूरी हमने क्या मानी थी, F1 मानी थी, इसके फोकस दूरी F1। तो यहाँ पर F1 ले लीजिए यहाँ पर। अब वस्तु की दूरी हमारे पास इसके लिए u है यहाँ पर, यू वस्तु की दूरी क्या है, u है, u लिख लिया यहाँ पर। अब इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास यहाँ से प्रकाशित केंद्र से आई तक की दूरी क्या है, b है। तो यहाँ पर b लिख दिया, यहाँ पर b लिख दिया। इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए प्रतिबिंब आई डैश, अब देखिए प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए क्या आभासी वस्तु का कार्य करेगा यहाँ पर। प्रतिबिंब आई डैश है यहाँ पर L2 लेंस के लिए क्या करेगा, हमारे पास आभासी वस्तु का कार्य करेगा यहाँ पर। देखिए जब हम इस लेंस को सपोज डेट भूल जाएंगे यहाँ पर, इसको भूल गए यहाँ पर, भूल गए यहाँ पर। देखिए L2 लेंस का प्रतिबिंब तो हमारे पास आई बनेगा, आई पर बनेगा। लेकिन जब तक प्रतिबिंब बनता है, क्यों बनता है, जब वस्तु रखते हैं तभी तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। बनना प्रतिबिंब बिना वस्तु के प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता, असंभव है इस बात का। तो इसको बोल जाइए। देखिए इसका प्रतिबिंब क्या बनना है हमारे पास, बी पर बनना है इस लेंस के लिए। लेकिन अब इसके लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा यहाँ पर। L1 लेंस के लिए हमारे पास, L2 लेंस के लिए जो L1 लेंस जो हमारे प्रतिबिंब आई डैश पर बना था, उसके लिए क्या करेगा हमारे पास, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। चाहे लिख लीजिए, आपको अगर दिक्कत होगी एग्जाम टाइम आपको कहाँ से आएगा, कन्फ्यूजन होगा आपको, लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए प्रतिबिंब लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब क्या हमारे पास, प्रतिबिंब क्या हमारे पास, आई डैश, क्या हमारे पास प्रतिबिंब आई डैश है, आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करेगा या करता है, कार्य क्या लिखते हैं, कार्य करता है लिख लीजिए, कार्य करता है। ठीक है, अब L2 लेंस का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ठीक है, लेंस L2 का आई डैश पर प्रतिबिंब, आई डैश पर सॉरी लेंस L2 आई डैश लिखिए, लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है। अब सही है लाइन थे, आई पर बनाता है, चलिए बनाता है। ठीक है, बनाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा हमने, प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, लेंस L2 है यहाँ पर। आई डैश का प्रतिबिंब हमारे पास क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, प्रतिबिंब आई पर बनता है यहाँ पर। इतना आप लाइनें लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए वही लेंस का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f। इसके लिए फोकस दूरी इस लेंस के लिए क्या माने हमने, F2 हो जाएगा यहाँ पर, F2 हो जाएगा बराबर। अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, 1/b होता है यहाँ पर, 1/b। तो इसके लिए प्रतिबिंब 1/b होता है यहाँ पर। तो 1/b, इसके लिए 1/b यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास क्या है, इसके लिए इस लेंस के लिए 1/b लिख लिया। माइनस का लगेगा 1/u, u के लिए इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर, इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी यहाँ पर चूंकि इसका एक क्या करता है हमारे पास, आभासी वस्तु का कार्य करता है। यहाँ पर क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है इस लेंस के लिए, यहाँ पर इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। वस्तु की दूरी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूरी b डैश ले लेंगे, यहाँ पर दूरी क्या ले लेंगे, पूरी b डैश ले लेंगे, b डैश। तो हमारे पास वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, b डैश हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगी, b डैश हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को दोनों को कर दीजिए, जोड़ दीजिए। लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं, RHS को RHS के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, F1/F1 प्लस क्या 1/F2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। देखिए LHS को 1/b लिखिए, 1/b लिखा, माइनस का 1/u लिखा, प्लस का साइन लगाइए, क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, माइनस का 1/b डैश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/u है, ध्यान रखना क्या है, 1/u है। देखिए प्लस का 1/b यहाँ पर, प्लस का तो क्या हो जाएगा, एक प्लस का यहाँ पर, फिर क्या हमारे पास 1/u है यहाँ पर, क्या है
रहा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई, क्या हुआ यहाँ पर बीडेस आना चाहिए, कट जाएगा यहाँ पर बीडेस। देखिए इस लेंस की हमने यहाँ पर इस लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या बना, L1 लेंस के लिए हमारे पास प्रतिबिंब आई डेस पर बनता था यहाँ पर, तो आई डेस की प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास बी डेस थी, यहाँ पर बी डेस लगा लीजिए। पर इसके लिए सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, बी डेस आएगा यहाँ पर, बी डेस चूंकि हमें करना है यहाँ पर कटेगा बी डेस यहाँ पर, ठीक। क्या आ जाए देखिए आप ही कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर, इस लेंस के प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर बनता था, यहाँ पर लिखवाया भी था यहाँ पर, देखिए लिखवा दीजिए लेंस L2 ना हो तो लेंस L1 का वस्तु का प्रतिबिंब आई डेस पर बनाएगा, आई डेस पर बनाएगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बी डेस हो जाएगा। वस्तु की दूरी इसके इस लेंस के लिए यू है यहाँ पर, और इसके लिए फोकस दूरी क्या मानी थी, F1 मानी थी यहाँ पर, तो बी डेस हो जाएगा यहाँ पर, तो बी डेस लिख लीजिए आप। देखिए इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 F1 बचेगा यहाँ पर, 1 F1 प्लस का क्या आ जाएगा, 1 F2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 F2 आ जाएगा यहाँ पर। अगर बराबर क्या बचेगा, देखिए 1 B आगे लिख लीजिए, माइनस का 1 U पीछे लिख लीजिए। ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, F के 1 F के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 1 F1 प्लस का क्या हो जाएगा 1 F2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 F हो जाएगा। यही आपका संयुक्त लेंस की फोक दूरी का फार्मूला है यहाँ पर, ये लेंस की फोक दूरी का क्या है हमारे पास सूत्र, यहाँ पर इसके लिए गलती के लिए सॉरी, यहाँ पर बी डेस आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा बी डेस आएगा। यही क्या हो जाएगा आपका सूत्र का निगमन हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से करते हैं, सूत्र का निगमन होगा यहाँ पर, होगा। देखिए इसमें बोला दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इन संयोजन की फोक दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए सूत्र हमने क्या कर दिया यहाँ पर, प्राप्त कर दिया, यहाँ पर प्राप्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं क्या समझ लिए फिर से। देखिए यदि L2 लेंस ना हो, L2 लेंस को होगा तो L1 वस्तु का प्रतिबिंब आई डेस पर बनेगा यहाँ पर, बस लेंस का सूत्र लगाइए 1 F बराबर 1 B माइनस के 1 U। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है हमारे पास बी डेस है, और वस्तु की दूरी यू है। बस समीकरण एक बनाइए। अब देखिए क्या लिखा हमने, प्रतिबिंब आई डेस लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य, L2 लेंस क्या है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो लेंस L2 क्या है हमारे पास, आई डेस का प्रतिबिंब आई पर बनता है यहाँ पर। भाई लेंस का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 F बराबर क्या हो जाएगा 1 B माइनस के 1 U। तो इसके लिए दूसरे लेंस के लिए F2 के लिए क्या माने, फोक दूरी F2 माना तो 1 F2 हो जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ बनना है यहाँ पर, इस लेंस के लिए, इस लेंस का प्रतिबिंब का इसके लिए यहाँ पर आई डेस पर बनता था, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा आई पर बनेगा, लिख भी दिया यहाँ पर आई पर बनता, तो इसके यहाँ लेंस की प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी क्या है बी है, तो बी लिख दिया यहाँ पर, बी लिख दिया यहाँ पर। फिर बस फिर क्या होता है 1 U होता है, तो इसके लिए आभासी वस्तु का यहाँ, इसके लिए क्या कर रहा है आई डेस क्या कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो आई डेस तक की, देखिए यहाँ से यहाँ तक की आई डेस तक की जो दूरी हमारे पास वस्तु की दूरी क्या है बी डेस है, तो बी डेस लिख दिया। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, आपका सूत्र का ड्राइव हो जाएगा, सूत्र निगमन हो जाएगा। फिर इसी में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए इसमें क्या कर रहा था इसमें देखिए, और बोल रहा था इसमें यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोक दूरी अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान एक लेंस से दूसरे के सामने यहाँ पर क्या अवतल लेंस रख दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, उसी के सामने क्या रख दिया जाए हमारे पास अवतल लेंस रख दिया जाए यहाँ पर, क्या रख दिया जाए यहाँ पर अवतल लेंस रख दिया जाए, कहाँ गया यहाँ पर अवतल लेंस रख दिया जाए यहाँ पर, अवतल लेंस को प्रतिस्थापित कर दिया है, तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा यहाँ पर। देखिए जब अवतल लेंस रख देंगे तो व्यवहार उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए उसका व्यवहार क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अवतल लेंस में फोक दूरी क्या हो जाएगी, क्या होती है नेगेटिव होती है, क्या हो जाती है नेगेटिव होती है, हम जानते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा दूसरे लेंस के सामने, दूसरे लिखा हुआ दूसरा, देखिए क्या लिखा हुआ दूसरा। देखिए यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान रखेंगे यहाँ पर, एक लेंस यहाँ पर दूसरे का इसके समान रखना है, इसके समान यहाँ पर अवतल लेंस रख देंगे इसके समान, तो इसकी हमें फोक दूरी क्या मानी थी F1 मानी थी यहाँ पर, तो अवतल लेंस में फोक दूरी क्या होती है निगेटिव होती है, तो F2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरे के समान रखेंगे यहाँ पर, दूसरे के समान रखेंगे यहाँ पर। देखिए दूसरे के समान बोला गया यहाँ पर, दूसरे के समान, तो F2 का मान क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे। देखिए वहाँ पर बोला गया यहाँ पर, देखिए क्या यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोक दूरी का अवतल लेंस रख देंगे, जो दूसरा है यहाँ पर एक लेंस रख दें दूसरे के समान, दूसरा यहाँ पर दूसरे के समान फोक दूरी क्या होती है, तो F1 का मान क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे, F1 हो जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी में पुट कर दीजिए यहाँ पर, इसी में वैल्यू क्या कर दीजिए यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर देखिए F2 बराबर क्या हो गया माइनस की F1 आ गया यहाँ पर, क्या गया F1 आ गया यहाँ पर। तो क्या हमारे पास ये 1 F दिया है, 1 F है यहाँ पर, 1 F बराबर देखिए 1 F1 जिम का तो लिखा हमने लिखा, अब प्लस का साइन लगाया 1 F2 का कितना दिया माइनस का F1 दे दिया यहाँ पर, दे दिया बराबर क्या आ जाएगा 1 F1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 F1 माइनस का क्या हो जाएगा 1 F1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर, तो 1 F बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो F का मान निकालिए यहाँ पर, क्या निकालिए F का मान, तो F का मान निकालेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसको 1 F को उल्टा करेंगे यहाँ पर 0 क्या होती है परिमेय संख्या, इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, 1 को ऊपर ले जाएंगे, 1 बटे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से जब भाग करते हैं क्या आता है हमारे पास अनंत आता है, इन्फानाइट आता है। जब देखिए जब फोकस दूरी अनंत आ जाती है तो संयोजन का एक क्या होता है समतल कांच की प्लेट जैसा व्यवहार करेगा यहाँ पर। चलिए लिखिए अतः जब क्या होता है समतल, तो अतः लिख दिया अतः संयोजन एक समतल कांच
कांच की प्लेट प्लेट जैसा व्यवहार करेगा, प्लेट जैसा व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ये नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बहुत हो गया है, यहाँ से 5वें का से यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में बना देंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।